नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। मेरा नाम है मोहम्मद अतीक और आप सभी का डीडी न्यूज़ की विशेष पेशकश चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आपके सामने लेकर के आते हैं जिससे आपकी जानकारी और आपकी सूचनाओं में थोड़ा इजाफा हो। हर बार हमारी यही प्रयास रहता है। आज की इस चर्चा भी हमारी कुछ ऐसे ही विषय पर आधारित है। हमारी आज की इस चर्चा का जो विषय है, पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारी आज की इस चर्चा का विषय है हिंदी पत्रकारिता दिवस। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके साथ ही साथ बीबीसी के पूर्व संपादक भी रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनसे हम काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। बहुत धन्यवाद और आभार आपका। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वो उदंत मार्तंड जो था, सबसे पहला अखबार कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। और इसके बाद में अंग्रेजों के दौर से जब ये पत्रिका शुरू हुई, उसके बाद से ही ये साप्ताहिक अखबार हुआ करता था। उसके बाद में लगातार जब ये अपने पब्लिक डोमेन में आया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और ये अखबार अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने का काम करने लगा। सरकार इसको सह नहीं पाई और मात्र 6 महीने के भीतर ही इसको बंद करवा दिया। लेकिन ये पत्रिका ने एक नींव डाल दी, एक ईंट का पत्थर लगाया भारत के भविष्य के पत्रकारिता के दौर को लेकर के। और आज हमारा भारत हिंदी पत्रकारिता के सुनहरे अवसर पर चल रहा है और हर तरफ हिंदी पत्रकारिता जोर शोर से हो रही है। तो बहुत ज्यादा वक्त जाया न करते हुए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और वापस आते हैं हम अपने संजीव श्रीवास्तव सर के पास में। सर, जिस तरीके से जो मैंने थोड़ी बहुत भूमिका बताने की कोशिश की, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो वो दौर था पत्रकारिता का और हिंदी पत्रिका जिस तरीके से शुरू हुई, थोड़ी इसकी भूमिका के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हिंदी पत्रकारिता या और उसको थोड़ा विस्तार करें हम बात को, तो भाषाई पत्रकारिता जी, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में। तो इस पत्रकारिता का सबसे पहले तो जो बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा या कंट्रीब्यूशन रहा, वो जैसे बाकी पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का भी ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के समय में थी। तो उससे पहले 3-4 प्रमुख कार्य होते थे। एक तो कि भाई लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में, उसके बारे में सजग करना, अपने अधिकारों के प्रति सजग करना। जो अंग्रेजी राजकाज में जितना सीमा में रहते हुए जो दमन हो रहा है या अत्याचार हो रहा है या आपके खिलाफ काम हो रहा है, उसके प्रति लोगों को सजग और अवेयर करना, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और उसके साथ साथ चूंकि भाषाई पत्रकारिता और भाषाओं में सबसे प्रमुख भाषा राजभाषा भी है हिंदी, राष्ट्रभाषा भी है और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली, पढ़े जाने वाली भाषा भी है, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हिंदी का होता था। और हिंदी में जितने आप इतिहास को अगर उठा के देखेंगे तो जितने, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे दूसरे आपने नाम लिए गणेश शंकर विद्यार्थी थे, एक से एक, हाँ, तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो बड़े बड़े नेता थे उस समय, क्रांतिकारी भी, गदर मैगजीन निकालते थे भगत सिंह, और उनका वो भी एक मुख पृष्ठ निकालते थे, एक तरह से कोई रेगुलर समाचार पत्र नहीं, क्योंकि सबको मालूम था कि जितना वो काम करेंगे वो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना, अपने कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराना, लोगों को सजग और सचेत रखना, वो सब पत्रकारिता का वो एक दौर था जब खबरों समाचारों के साथ उसका ये एक एजेंडा था कि लोग जागे, भारत जागे। फिर जब स्वतंत्रता आ गई, उसके बाद पत्रकारिता का नया दौर आया और उसमें शुरू में चूंकि एक हिस्टोरिकल लेगेसी थी या विरासत थी कि ज्यादातर वही लोग लेखन कार्य या पत्रकारिता से जुड़े रहे जो स्वतंत्रता संग्राम में भी कहीं ना कहीं इनका योगदान था। तो पहली पीढ़ी में मानता हूं भारत में पत्रकारिता की उसी एक तरह से सोच से दरमियान या हाँ उसी से प्रभावित रही, उसी से उसने ऊर्जा ली, उसी से उसने एक तरह से प्रेरणा ली कि भाई नए राष्ट्र का निर्माण होना है, देश आजाद हुआ है। तो वो ही कि वो पीढ़ी चलती गई जी। फिर कहीं 70-80 के दशक से आप ये कह सकते हैं कि जब वो पीढ़ी गई, उसके बाद से नए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, मतलब व्यावसायिक दौर आ गया एक पत्रकारिता में। व्यावसायिक कहना एकदम से थोड़ा सा
ऐसा हो जाता है जैसे बाजारू कह रहे हैं जी। या कारोबारी कह रहे जी। हैं, वो तो है ही एक, बिल्कुल। वो तो एक सत्य है जो मीडिया हाउसेस का। लेकिन उसके साथ साथ भाई वो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग इसलिए लिया कि वो जब पैदा ही नहीं हुए थे, जी। तो वो जब नई पीढ़ी आई तो उसको हम एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की पीढ़ी भी कह सकते हैं। चाहे वो राजेंद्र माथुर कस्ब पे थे जो नवभारत टाइम्स के बड़े मशहूर संपादक थे, जी। प्रभाष जोशी, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम भी देखा, लेकिन और उम्र के उस आजादी दौर के बाद का भी संपादक जो दौर बने देखा। जो आजादी के बाद आया। एसपी सिंह जिन्होंने आज SP तक सिंह, हाँ, शुरू किया, तो दूरदर्शन बहुत में भी सारे नाम थे, सबके नाम लेना बहुत कठिन है, लेकिन कई ऐसे हस्ताक्षर रहे पत्रकारिता में जिन्होंने उसको नई ऊर्जा दी, नया तेवर दिया, नए कलेवर दिए पत्रकारिता को। क्योंकि पत्रकारिता भी तो कोई एक वो नहीं है ना, स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल एक उसमें भी लगातार एक एवोल्यूशन होते चले। हाँ, मैं बदलाव पर ही मेरा वाक्यों में आए जी। बिल्कुल जिस तरीके से अब जैसा कि अभी आपने बताया बहुत कि जिस जो इतिहास था, इतिहास के दौर में जिस तरीके से बताया गया कि एक आजादी से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट था और हम लोग उससे जुड़े रहते थे और लोग काफी कुछ करते थे। लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद में आपको क्या लगता है कि कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है उस दौर के लेकर के, और आज की में तुलनात्मक अध्ययन अगर करते हैं तो क्या पाते हैं? देखिए, एक तो बहुत कुछ चीजें बदलती हैं और ये भी कह सकते हैं कुछ भी नहीं बदलता जी। क्योंकि पत्रकारिता का बेसिक स्वरूप क्या है या उसका बेसिक नेचर क्या है जी। तो उसमें हमेशा सरकारों का या जो कोई भी सत्ता में रहता है, चाहे वो अंग्रेज रहे, चाहे वो आजादी के बाद के जो लोग सत्ता नशीन हुए, और जो भी व्यवस्था में सत्ता में होता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो वो कार्यक्रम जनता के हित में कर रहे हैं या जिसको वो पॉजिटिव न्यूज कहते हैं या सकारात्मक समाचार कहते हैं या जो अच्छी बातें लोगों में आशा जगे और अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि वो भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने कोई फैसला लिया है अगर उसका प्रसार ही नहीं हो रहा, लोगों को मालूम नहीं है हमें ये करने से ये लाभ मिलेगा, तो फिर उससे क्या फायदा? लेकिन पत्रकारिता का एक बुनियादी स्वरूप क्या रहा? बुनियादी स्वरूप एक ये भी रहा कि आपको लगातार सत्ता में बैठे लोगों को के प्रति जवाबदेह बनाना है, उन्हें तालमेल भी और जवाबदेही भी कि भी जो आप काम कर रहे हैं उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी है, कितना काम अंजाम दे पा रहे हैं, कितना सही हो रहा है, जहां कमियां दिख रही हैं उसको भी उजागर करना। तो ये एक हमेशा एक चोली दामन का भी साथ रहा, चूहे बिल्ली का भी खेल रहा बिल्कुल है ना, दोनों पहलू हैं हाँ, इसमें। तो मतलब दोनों पहलू हैं और दोनों पहलू आवश्यक है। जैसे कि गिलास आधा भरा है कि खाली, दिखने का नजरिया अपना हाँ, हर चीज होनी चाहिए और समानांतर ये चलती रही और वो दौर लगभग जारी है, उसमें बस उसका स्टाइल में सर परिवर्तन आया। ये जो दिवस होते हैं कई बार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आज पत्रकारिता दिवस को लेकर के, सर इनका मकसद क्या होता है? जिस तरीके से हम हमेशा से कुछ ना कुछ मनाते रहते हैं, क्या कुछ लगता है कि इनसे कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? जो नई पीढ़ी होती है, जो नई खेप होती है, कितना इससे मुतासिर होती है, कितना प्रभावित होती है? देखिए वैसे तो दिवस हर साल आते हैं जी। लेकिन उससे एक बात जरूरी होती है कि आप उस मुद्दे को रेखांकित कर पाते जी। है ना। अगर आप किसी की जयंती मना रहे हैं, प्रताप जयंती मना रहे हैं या कोई समारोह मना रहे हैं, अम्बेडकर दिवस मनाया जा रहा है या कोई भी जयंती, कोई भी दिवस, पत्रकारिता दिवस, रेडियो दिवस, है ना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, हेल्थ डे, तो उससे क्या होता है कि एक बार आपका एक फोकस्ड अप्रोच हो जाता है उस दिन के लिए, आप उस विषय को ढंग से रेखांकित कर पाते हैं, उसमें दोबारा फोकस करते नहीं तो अन्य दिनों में तो आप जो रोजमर्रा के समाचार हैं, उस दिन के कार्यक्रम में जो एजेंडा है उसी में इतने ज्यादा एक तरह से स्थापित रहता है आपका दिमाग कि आप इधर उधर बहुत ज्यादा विषय से भटक नहीं पाते। लेकिन इससे ये जरूर लाभ होता है कि आप आज जैसे हम पत्रकारिता के विषय में बात कर रहे हैं तो एक निश्चित एजेंडा है कि आज भी पत्रकारिता में बात करें, वैसे कब आएगा? ऐसे आमतौर पे होएगा नहीं आपके कार्यक्रमों में और बुलेटिन पे। तो उसका ये लाभ है, थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है कि भाई ये क्या पेशा है। मुझसे तो बहुत सालों तक इतने लोग ये पूछते रहे थे अतीक साहब की आप पत्रकार करते क्या है, कैसे आप क्या खबर करते हैं, कैसे खबर करते हैं, इसमें क्या बात हुई? इसमें कई लोगों को बहुत ही आसान लगता था कि कोई भी कर सकता है, कई लोगों को बहुत ही दुष्कर लगता था कि अरे भाई ये कैसे हो जाता है। तो लेकिन एक जर्नलिज्म की भी ट्रेनिंग है जी, और उस ट्रेनिंग से निकल के और करत अभ्यास हर जने ने किसी से सीखा है, बिल्कुल, फिर उसके बाद आगे बढ़ा है। फिर आप किस तरह से अपनी स्किल्स को और होन करें, पॉलिश करें, उसको चमकाएं,
बेहतर बनने का प्रयास। तो ये तो सतत प्रक्रिया है बिल्कुल। किसी भी पेशे में, बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगी। सर, हम अखबारों की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जो डिजिटल युग आया है, हम देख रहे हैं चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, सूचना प्रसारण बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखिए मिनटों में चीजें बदल रही हैं, एआई युग में हम लोग मौजूद हैं, मतलब कोई भी चीजें आप एक क्लिक में आप पा सकते हैं। तो जो अखबारों की प्रासंगिकता है, कई बार ऐसे सवाल उठते हैं अलग अलग मंचों में, मैंने देखा है, क्या लगता है कि ये अखबारों की जो प्रासंगिकता है वो आने वाले वर्षों में या दशकों में क्या लगता है इसी तरह बरकरार रहेगी, या फिर इस पर थोड़ा बहुत कुछ दबाव, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता कम होगी, लोकप्रियता कम होगी? तो अतीक साहब, मैं पिछले 25 साल से ये सवाल सुन रहा हूँ। हाँ, वही बिल्कुल। और ये सवाल पे चर्चा रही है कि अखबारों की प्रासंगिकता कम हो रही है, क्या सोशल मीडिया हावी हो रहा है, क्या डिजिटल इंटरनेट, क्या वेबसाइट्स ये सब ज्यादा प्रभावी हो रही हैं, क्या लोग उससे ज्यादा खबरें ले रहे हैं? तो इसका उत्तर देना भी हाँ या ना दोनों में है। ठीक है। देखिए, एक तो बात हमको जो आंकड़े हैं, आंकड़े अभी भी बताते हैं कि भारत में भाषाई पत्रकारिता का या भाषाई समाचार पत्रों, हिंदी समाचार पत्रों का की प्रसार संख्या बढ़ रही है घटने की बजाय। मतलब सर्कुलेशन कम नहीं हो रहा है। अंग्रेजी अखबारों का थोड़ा बहुत रुका है या कम हुआ है, लेकिन हिंदी में अभी भी जो मौजूद अखबार हैं, जो लोकप्रिय अखबार हैं, उनका बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ ये कहना कि आज उनकी वही प्रासंगिकता है जो उनकी 25 साल पहले थी, वो भी एक अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि आज से 25 साल पहले मात्र आप उंगलियों पे गिनते अखबार होते थे, है ना। अब अखबार भी उसको आप 10-20 से गुणा कर दें, उतने हो गए, मल्टीप्लाई कर दें। उसके अलावा डिजिटल और सोशल मीडिया, उसके अलावा यूट्यूब वगैरह के हर कोई पत्रकार है। बिल्कुल, आज तो यहाँ बैठे पत्रकार है, यहाँ नहीं बैठे होते तो भी पत्रकार हो सकते थे जी। तो इतना कंपटीशन है, इतनी फास्ट न्यूज का डिसेमिनेशन है, और एक थोड़ा पीढ़ी का भी फर्क है। जैसे मैं देखता हूँ कि मैं अभी भी अखबार पढ़ता हूँ जी, कई और मेरे उम्र के लोग पढ़ते हैं, मेरी पीढ़ी के लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि नौजवान नहीं पढ़ते, लेकिन नौजवान ज्यादातर ऐसे हो रहे हैं कि जो मोबाइल पे खबरों को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ई न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, या जो उनकी पसंद का है, उन्होंने कुछ ऐसे मानक लगा रखे हैं कि उनको इस विषय में दिलचस्पी हो, उस विषय के उस दिन जो लेख होंगे 8-10 बेस्ट, वो कुछ एआई के जरिए या कौन से गूगल सर्च के जरिए, जिसके भी जरिए वो उनके मोबाइल पे उनके उसमें आ जाएंगे टॉप 10। मैं भी जानना चाह रहा था कि हिंदी पत्रकारिता में डिजिटल जो ये आजकल मीडिया आ गया है, उसका क्या कुछ प्रभाव होने वाला है और है इस वक्त में, इस पर जो युवाओं में भी है, जो आम लोग हैं उन पे? प्रभाव डेफिनेटली है, लेकिन आप ये देखिए ना, वो लोग भी तो अडेप्ट कर रहे हैं, वो लोग भी उसके साथ सहज हो रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रमुख अखबार अब है जिसके डिजिटल एडिशंस नहीं है, जिसके ई पेपर्स नहीं है, जो 24 घंटे की वेबसाइट्स नहीं चला रहे, सब उस तरह से, जो ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे, जो यूट्यूब पे नहीं है, जो अपना ऑडियो वीडियो नहीं कर रहे, तो सारे के सारे ये अखबार भी, समाचार पत्र भी समय के साथ अपने आप को ढाल रहे हैं, उसके साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो पीछे छूट रहे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी संजीव जी बता रहे थे कि हम वर्तमान युग में प्रवेश कर चुके हैं, डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल के साथ साथ अब एआई का युग भी चल रहा है, ऐसे में चीजें बदल रही हैं बिल्कुल। लेकिन अखबारों की जो प्रासंगिकता है वो अभी भी बरकरार है, लोग अखबार पढ़ रहे हैं। थोड़े जो नौजवान लोग हैं वो मोबाइल पर भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा अखबार भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से चीजें जो बदल रही हैं, जिस तरीके से सर हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो ऐसे में जब हम कभी किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो उसकी चुनौतियों के बारे में भी बात करनी जरूरी रहती है। तो ऐसे में क्या लगता है सर, अगर हम आने वाले समय में बात करें तो डिजिटल जो मीडिया है पढ़ने में बिल्कुल सही रहता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है इस पर, लेकिन इसके क्या कुछ निहितार्थ या कुछ चुनौतियां भी हैं हिंदी पत्रकारिता को जोड़ते हुए? चुनौतियां तो जबरदस्त हैं। एक बड़ी चुनौती तो यही है कि जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। उसके साथ साथ डिजिटल और सोशल मीडिया की में जो रेलेवेंट प्लेयर्स हैं, प्रासंगिक लोग हैं, उनकी भी संख्या अच्छी खासी हो गई है। उसके अनुपात में जो उसका मैं कारोबारी पक्ष की बात कर रहा हूँ, उसके अनुपात में जो एडवर्टाइजमेंट पाई है या जितना विज्ञापन मिलता है सबको मिला के, उसमें उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जी। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपए के विज्ञापन सब में बंटने थे, तो जब 10 पब्लिकेशंस थे तब भी 100 रुपए के बंटते थे, चलिए तब 70 के बंटते होंगे जी। अब वो बढ़ के 130 हो गया, लेकिन अब वो 130 के हकदार 10 की बजाय 130 ही हो गए। तो उसके अंदर वो किस तरह से आप अपने को मैनेज करेंगे, प्रबंधन करेंगे, किस तरह से। फिर अखबारों के सामने एक बड़ी समस्या न्यूज प्रिंट का लगातार महंगा होना है जी। तो वो मतलब अखबारों में तो ये बहुत आम बात है कहना, और जो भी समाचार पत्रों से जुड़ा हुआ है उसको मालूम है कि
एक लॉजिक तो ये कहता है कि जितना अखबार बिकेगा उतना ज्यादा अच्छी बात है जी। लेकिन जितना अखबार बिकेगा उतना ही छपेगा भी। तो बिल्कुल। जितना ज्यादा अखबार छपेगा Costing उतना ही भी है। मुनाफा कम होगा, हाँ। कॉस्ट पे इम्पैक्ट Costing आएगा, ज्यादा बॉटम लगेगी। लाइन पे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा छपे नहीं, बहुत ज्यादा बिके नहीं जी। आपका जो समाचार है वो ज्यादा से सोशल मीडिया से कंज्यूम हो, हाँ। वेब की दुनिया से कंज्यूम हो, या इम्पैक्ट इतना हो कि आपको वही 200 लोग पढ़ रहे हैं या 1000 लोग पढ़ रहे हैं या 10 लाख लोग पढ़ रहे हैं जो निर्णय लेने वाली, जो मतलब डिसीजन मेकर्स हैं। तो मतलब आप ओपिनियन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स के पास ही जा रहे हैं। कुछ एक अखबार है उस तरह के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी एक का, किसी जी जी दूसरे के बिल्कुल सामने। ठीक है। सर वो चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है ही है सर। कई बार देखा जाता है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, मैं पत्रकारिता की डिग्री लेकर के आया हूं, आज यहाँ बैठा हूं, आप भी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, हम प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। कई बार अगर एलएलबी करता है आदमी तो वकील बन जाता है, इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियर बन जाता है, एमबीबीएस किया तो डॉक्टर बन जाता है। लेकिन पत्रकारिता का एक पेशा ऐसा है कि अगर उसने पत्रकारिता की डिग्री ली भी नहीं है तभी वो अखबार खोल लेता है या कोई डिजिटल चैनल खोल लिया, मीडिया हाउसेस खोल लिए। तो इसके सर जो प्रोसेस है, क्या लगता है इसमें भी कुछ ऐसे मतलब एक प्रोसेस की जरूरत है, कुछ ऐसी पद्धति बनाई जानी चाहिए कि ऐसे ही लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, उसके बाद आप जोड़ सकते हैं लोगों को। इस पर अक्सर बहसें होती हैं, इसलिए मैंने आपसे ये बहुत दिलचस्प सवाल है आपका जी। और एक लेवल पे खासा रेलेवेंट भी है जी। क्योंकि आप कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या किसी भी और पेशे से ज्यादा महत्वपूर्ण या उतना ही महत्वपूर्ण रोल तो प्ले कर ही रहे हैं। पत्रकारिता भी ठीक है, डॉक्टर की जो भी छुरी या कैंची चल रही है सर्जरी में, उससे किसी की जान दाव पे लग सकती है अगर आप नीम हकीम खतरे जान वाली कैटेगरी के डॉक्टर हैं। लेकिन उसी तरह से पत्रकार, अगर किसी गलत आदमी के हाथ में कलम है तो वो भी तो कितने लोगों को गलत खबर पहुंचा सकता है, गलत ढंग से प्रभावित कर सकता है, किस तरह का उन्माद या गलत चीजें फैला सकता है। तो उस पर रोक जरूर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो पत्रकारिता पेशा ही लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, वो उस पर कोई खतरा नहीं आए इसलिए है। तो फिर आप उस पर कैसे रोक लगा सकते हो कि भाई तुमने तो पत्रकारिता पढ़ी नहीं है, तो तुम पत्रकारिता कैसे पढ़ रहे हो। और पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा मैं कि भाई 2-3 ही ऐसे पेशे रह गए हैं जो खास पेशों में, भाई अगर आपको देश का नेता बनना है या कहीं नेतृत्व देना है, उसके लिए भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है ना। तो वो भी लोकतंत्र का एक प्रभाव है कि अगर आप जनता के बीच में आप अपनी जगह बना सकते हैं तो आपकी औपचारिक शिक्षा कितनी है वो बात कम प्रासंगिक हो जाती है, जबकि आप जन सेवा में और जनता के बीच में किस तरह से स्थान बना सकते हैं वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। उसी तरह से पत्रकारिता में भी हो सकता है आपके पास औपचारिक डिग्री नहीं हो, लेकिन आपकी कलम में ज्यादा धार हो सकती है, आप ज्यादा अच्छी खबरें निकाल के ला सकते हो, ज्यादा ढंग से प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो जैसे कि ज्यादातर चीजें दुनिया में जिसके दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन सर कोई ऐसी बॉडी जरूर होनी चाहिए जो इसका निगरानी करनी चाहिए, या चीजें अगर जो कोई ओपन कर रहा है डिजिटल मीडिया, आजकल तो जिस तरह के जो डिजिटल मीडिया का दौर आ रहा है, हर आदमी अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा है और माइक आईडी लेकर के मैदान में उतर जा रहा है। उसके एथिक्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये किसी को नहीं पता है, बस वो सवाल पूछना आता है। तो इस पे किसी को चेक करने की जरूरत है या फिर उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अतीक साहब, कई बार तो सवाल पूछना भी नहीं आता, सवाल भी इतने बेढंगे और बेहुदे अंदाज से पूछे जाते हैं कि उसमें भी शर्म आती है कि ये भी मतलब उसी पेशे में है जिसमें हम बाकी लोग हैं। तो लेकिन आपको उसको सहना पड़ेगा या उसका भी उसको भी आप दुत्कार नहीं सकते या ऐसे नहीं कह सकते कि आप बंद होइए। और देखिए हर चीज के रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रेस काउंसिल है ना, कई संस्थाएं हैं, अब तो जो पीआईबी है और जो केंद्र सरकार है उसने भी इस विषय में कई रेगुलेशंस और कई वो मानदंड दिए हुए हैं कि अगर इस तरह की खबरें आप करेंगे या इस तरह से करेंगे तो मतलब कौन सी चीज अलाउड है और कौन सी चीज राष्ट्र हित में नहीं है, या कौन सी चीज भ्रामक प्रचार के विरुद्ध भी एक डेफिनेट डिसीजंस हैं। तो ठीक है, तो उसके भी दो पहलू हैं, हमेशा कई बार आटे के साथ घुन भी पिस सकने की संभावना रहती है। बट एट द सेम टाइम चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है और गलत समाचार जाना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जैसे कि लोग कहते हैं ना, न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए कि हो रहा है। उसी तरह से भ्रामक समाचार, गलत समाचार, उससे जो नुकसान है उसकी संभावना इतनी प्रबल और ज्यादा है कि उसको रोकने की भी आवश्यकता है।
लेकिन उससे कभी कभी लोकतंत्र पे सवाल खड़ा हो जाता है कि जी आपने इसको क्यों रोका, ऐसे क्यों हुआ, कई बार उसका लोग इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। बट ये सारी चीजें हर व्यवस्था में होती हैं, हर व्यवस्था में होती है और उसका थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत होती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से संजीव जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जब लॉ की डिग्री लेते हैं तो वकील बन जाते हैं, या फिर अगर एमबीबीएस किया तो डॉक्टर बने, लेकिन अगर वहीं कोई अगर ऐसा नीम हकीम खतरे जान जैसा कोई डॉक्टर बन जाएगा तो उससे नुकसान होता है। पत्रकारिता में बिल्कुल ऐसा ही पेशा है, यहाँ पर भी एक जिम्मेदार व्यवस्था है और इसमें अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, बेशक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के तौर पर आप भी अपना चैनल खोल सकते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का पूरा ख्याल होना चाहिए, इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या कुछ एथिक्स हैं हमें सवाल पूछने के लिए, हमें उस फील्ड में काम करने के लिए। तो सर, जिस तरीके से हम चर्चा के बीच बीच में अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं कि आसानी, मतलब हम आसान भाषा में ही बातें कर रहे हैं और टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। सर, फेक न्यूज का एक बड़ा चलन आया, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष रहा, उस बीच में भी ऐसी ऐसी फुटेज निकल करके आई, कुछ मतलब जिसको भारत से जोड़कर दिखाया गया, पाकिस्तान से जोड़ करके दिखाया गया। फेक न्यूज की जो इंडस्ट्री है, इस पर रोक लगाने के लिए और इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए सर? इससे भी दुनिया जूझ रही है। सबसे पहले तो अतीक साहब, एक बात मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि मैं जो बात इतनी लंबी करके कहता हूँ उसको आप बड़े अच्छी तरह से गागर में सागर की तरह से उसको सिनॉप्सिस करके समेट के बताया थे, उसके लिए धन्यवाद। बट फेक न्यूज भी एक रियलिटी है आज की दुनिया की, उससे भी आपको जूझना है, उससे भी लगातार लड़ना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन सब वेपन्स हैं, सब नई दुनिया के, नई मीडिया के अलग अलग किस्म के उपयोग और सब हमारे आसपास इस्तेमाल में लाए जाने वाले हथियार हैं, जो जिनको जिस तरह से इस्तेमाल करता है उसको उसका लाभ दिखता है। अगर पाकिस्तानी चैनल्स, यूट्यूब, ये वहां की सोशल मीडिया ने भ्रामक समाचार फैलाए तो उसका कारण वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ और दिखाना है जो सच्चाई नहीं है। अगर हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, वहां पे भी गलत हो रहा है कहीं भी। लेकिन ये जिसको एक नया जुमला पिछले 5-7 साल से डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया में आया है, पोस्ट ट्रूथ। पोस्ट ट्रूथ क्या है कि पोस्ट ट्रूथ ऐसा नहीं है कि भाई ट्रूथ से भी बड़ा ट्रूथ नहीं है, मतलब वो सत्य के भी आगे की दुनिया, मतलब बेसिकली झूठ की दुनिया। तो पोस्ट ट्रूथ की दुनिया भी एक रियलिटी है, वो भी समानांतर एग्जिस्ट कर रही है हमारे साथ। जैसे एक ट्रूथ की दुनिया है, असली समाचारों की दुनिया है, एक भ्रामक समाचारों की दुनिया है, एक फेक समाचारों की दुनिया है। तो और ये सब बहुत ही ज्यादा कठिन होता जा रहा है, खासकर एआई के साथ, क्योंकि वो इतना उसको ओरिजिनल से भी बेहतर बना के पेश कर सकते हैं। आज तो डीप फेक का भी दौर आ गया है कि अब बीच में डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ऐसी साउंड बाइट्स चली जिनको सुन के आप बिल्कुल सोचते थे यार ये कैसे कह दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ने, बाद में पता चला ये फेक है, क्योंकि एआई उनकी फेक इमेज जनरेट करके फेक उन्हीं की आवाज में सब कुछ फेक हो सकता है। सो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसका ये देखिए सब विज्ञान की चुनौती है दुनिया में, हर चीज है ना। जिस तरह से विज्ञान के लाभ हैं उसी से दवाइयां भी बन रही हैं, उसी से परमाणु बम भी बन रहे हैं, उसी से हथियार भी बन रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, टेक्नोलॉजी के कई लाभ भी मिलेंगे। हर चीज के नैतिक अनैतिक दो पहलू होते हैं, उन्हीं में से ये भी है। सर, चूंकि हम लोग अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं तो मेरा एक सवाल आपसे और भी, जो अक्सर कई बार लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते उससे मैं कहना चाहता हूँ। हमेशा से मीडिया को या पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, तो सर ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या कुछ भूमिका रही है, बैकग्राउंड के बारे में सर थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए इतना मैं तो मोटी बुद्धि की बात आपको बता सकता हूँ कि जो लॉजिक है कि 3 स्तंभ तो हमें मालूम ही है हमारी व्यवस्था के, लोकतंत्र के क्या है वो, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों पे भी नजर रखने के लिए या इन तीनों को भी जवाबदेह बनाने के लिए या इन तीनों से भी सवाल करने के लिए, उसके लिए मीडिया की एक भूमिका रही। इसलिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया कि भाई ये भी एक तरह का एक पिलर हो गया डेमोक्रेसी का। सो वो एक रोल है जो ईमानदारी से निभाने का मीडिया कभी प्रयास करता है, कभी पूरी तरह से नहीं कर पाता है, उसके सामने भी अलग अलग चुनौतियां रहती हैं। बट डेफिनेटली एक स्वतंत्र मीडिया एक लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें बातचीत हमने की पत्रकारिता दिवस को लेकर के, संजीव जी ने अपने जो अनुभव थे वो साझा किए। तो जिस तरीके से जो पत्रकारिता है एक बहुत अहम पेशा होता है, यहाँ पर छोटी सी छोटी चीजों का बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। और इसके अलावा जिस तरीके से आप देखते हैं, हमने काफी कुछ पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश की, चाहे वो इतिहास की बात रही हो। सोचिए कि आप जो 30 मई को जो बीज बोया गया था हिंदी पत्रकारिता को दिवस को लेकर के, वो आज भी लगातार चलता रहा है। मैं शॉर्ट में एक सवाल और ले लूंगा संजीव सर से, चूंकि वक्त अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट बचा हुआ है, तो मैं ऐसे बातचीत करना चाहूंगा। सर, जो यूथ हमें ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारी आज की चर्चा की बातचीत कर रहे हैं, नई खेप को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कि उनसे क्या कुछ कहेंगे कि ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं, डूज एंड डोंट्स के बारे में? डूज एंड डोंट्स बहुत सिंपल हैं अतीक साहब, अगर उसको फॉलो कर सकें। मीडिया में बहुत ग्लैमर है, बाहर से बहुत ही आकर्षक और एक महत्वपूर्ण और बड़ी, ऐसा लगता है कि बड़ा पावर और ग्लैमर का दोनों का मिक्सचर आप एंजॉय करेंगे। वैसा कुछ नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। और मीडिया में उसी को आना चाहिए एक्चुअली अपना करियर बनाने या लंबी रेस का घोड़ा बनने, जो मन से इस पेशे के प्रति पैशन रखता हो, जिसका मन में एक भाव हो, एक सोच हो। और फिर एक बात तो ये है कि दुनिया में कुछ भी करें, यूथ को यही कहना चाहूंगा, अपने साथियों को, मतलब मेरी समझ में, कि जो भी करेंगे उसमें पैशन, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और पेशे के प्रति ईमानदारी, अगर ये तीनों चीजें रखेंगे तो कम से कम कितने कामयाब होते हैं एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम सुखी बड़े रहेंगे, संतोषी बड़े रहेंगे। आपको कभी अपने, कहते हैं ना, जिस तरह से अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये 3 मूल मंत्र अपनाएंगे, है ना, कि पैशन होना सबसे पहले, क्योंकि नहीं तो फिर आप इस पेशे में मत आइए, किसी और पेशे में जाइए। ठीक है। और उसके बाद हार्डवर्क, कड़ी मेहनत और पेशे के प्रति निष्ठा और ईमानदारी। बिल्कुल। तो मैं दोबारा से इनकी बात को दोहरा देना चाहता हूं, जिस तरीके से संजीव सर ने कहा कि हार्डवर्क, पैशन और इसके अलावा आप कोई भी प्रेशर, मतलब पेशा हो, मैं तो पत्रकारिता की बात करूं, उसके प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। तभी आप अपने काम के प्रति न्याय कर सकते हो, दूसरों के साथ न्याय कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारी आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव श्रीवास्तव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना वक्त दिया। हम फिर कभी ऐसी चर्चा को लेकर के आएंगे और आपसे काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगले अंक में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।